तो ये जो पीसीज है ये एक्चुअली क्या है कि ये नहीं मेन फ्रेम्स का स्केल डाउन वर्जन है। तो इनका मेन फ्रेम्स क्या थे, चूंकि ये बड़े सिस्टम होते हैं तो ये सिंगल यूजर सिस्टम नहीं है। ये जो है इनको आप कह सकते हैं कि दीज आर मल्टी यूजर सिस्टम्स। उसका मतलब ये है कि एक सिस्टम होता है लेकिन उसके यूजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में जो है ना वो आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बता चुका हूँ। तो एक्चुअली ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये इन्हीं कंप्यूटर्स से शुरू हुआ था। तो होता ये था कि एक एक कंप्यूटर होता था जिसको कि सर्वर कह देते थे। सारी प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे इसी इसी सर्वर पे जो है वो होती थी। और उसके बाद इनको जो है ना वो क्लाइंट्स या इनको कहते थे टर्मिनल्स। ये टर्मिनल्स होते थे डिफरेंट जो आपके कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स एक्चुअली नहीं थे होते, ये सिर्फ क्या होता था कि ज़्यादातर इसमें इस तरह से होता था कि एक मॉनिटर और इसके अलावा जो है वो कीबोर्ड होता था, ताकि जो है ना वो उससे आप इनपुट आउटपुट के लिए उसको यूज़ कर सकें। कीबोर्ड के जरिए आपने कमांड देनी है और मॉनिटर के जरिए आपने उसकी आउटपुट देख लेनी, दैट्स इट। तो ये टर्मिनल्स होते थे। कंप्यूटर नॉर्मली एक बिल्डिंग में पड़ा होता था और उसको फिर नेटवर्किंग के जरिए जो है उनको टर्मिनल्स के साथ उसको मिला दिया जाता था। तो ये उस वक्त जो है ये नेटवर्क मॉडल्स जो है इसको हम कहते थे नेटवर्क मॉडल्स। तो ये उस वक्त जो है ये फ्लरिश होना शुरू हुए। तो इसमें जो है जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दिया आईबीएम। तो आईबीएम इस वक्त भी जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एक दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, जो अभी भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो बिल्ड कर रहा है। और उस दौर पे ये जो 70s 60s का 70s का दौर था, तो उसमें आप कह लेंगे एक तरह से आईबीएम की डोमिनेंस थी इस फील्ड में। और ये जो है ये मतलब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है इनके बड़े रिलायबल समझे जाते थे। लेकिन ये जो राइलकर मॉडल है इसका मसला ये था कि इस पे बहुत सारे फ्लॉज थे। ज़्यादातर जो है ये वो जो फाइल सिस्टम है उस पर बेस करते थे, इस वजह से इनमें मसले मसाइल जो आते रहते थे। फिर 70s में जो है वो ये रिलेशनल मॉडल जो है ये जो है ये उसको प्रेजेंट किया गया। और उसके बाद जो है फिर अर्ली 80s में जो है वो रिलेशनल डीबीएमएस प्रोडक्ट्स जो है ये फिर मर्ज होना शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे आए थोड़ा सा तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इमर्जिंग एप्लीकेशंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ये एक तरह की प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। ये आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आप इसको ये कह सकते हैं कि जो हम रिलेशनल डेटाबेस पे जिस तरह से हमारा एंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट है ये उससे मिलती जुलती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है। जब भी हम किसी चीज़ को प्रोग्राम करते हैं तो हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट उसको प्रोग्राम करते हैं। और इसके दो हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और इसका कोई ना कोई बिहेवियर होता है। बिहेवियर से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ जो है ये फंक्शन ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या, ये वेरिएबल्स हैं। जो जिस तरह से एक वेरिएबल है तो वो एट्रीब्यूट है, और बिहेवियर क्या है, ये फंक्शन है। तो इसी तरह से जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये मर्ज होना शुरू हुए लेट 90s में और लेट 80s में और अर्ली 90s में जो है। और ये ज़्यादातर आप कह लें कि जो कैड एप्लीकेशन थी, कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो ये कैड एप्लीकेशन जो है ये फिर जो है उनके लिए जो है वो मेनली उनके लिए इस्तेमाल होना शुरू हुए थे। Many relational DBMS have incorporated object database concept, leading to new category called object relation DBMS या ORDBMS. Extended relation database system add further capabilities, for example, multimedia data, text, XML and other data type. तो उसके बाद फिर आपको पता है कि इंटरनेट के साथ ही जो है फिर ये हुआ कि जो हमारा डाटा फॉर्मेट था वो काफ़ी आप ये कह लें कि एक्सटेंसिव हो गया। उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे मल्टीमीडिया जो डाटा है, यानी कि इसमें क्या आ जाता है कि वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, और इसके अलावा जो है इमेजेस जो है ये आ जाते हैं। तो इस तरह से XML है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज इसे कहते हैं। दिस इज नोन एज एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज।
तो ये एक तरह से एक आप कह लें कि एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो कि आमतौर पे जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनके लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर ये एक्सटेंडेड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, और उसके बाद है कि फिर हमारे पास आया डेटा ऑन वेब एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। तो वेब contains data in HTML with links among pages, has given rise to new set of application, and e-commerce is using new standards like XML uh, and script programming language such as PHP and JavaScript allow generation of dynamic web pages that are partially generated from database. अच्छा, उसमें ये था कि ये जो XML है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें स्टैटिक पेज जो है वो बना सकते हैं। स्टैटिक पेज ऐसे होते हैं कि जिसके कंटेंट जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो आपने लिखा होता है वही वही यूज़र के सामने पेयर हो रहा होता है। थोड़ा सा अगर आपने इसमें अगर किसी ने काम किया तो उसको आइडिया होगा, तो इसमें टैग्स होते हैं। बेसिकली ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो सिर्फ ये वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टैग्स होते हैं, वो आप अपना टेक्स्ट उस टैग के अंदर इनक्लोज करते हैं, तो फिर वो आपको एक वेब पेज जो है वो नज़र आ जाता है। अच्छा, ये इसको आप कह सकते हैं कि उस वक्त तो खैर ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इसको आप कह सकते हैं वेब 1.0 यानी वेब का पहला पहला वर्जन। इससे आगे फिर क्या था कि उसको हम कहते हैं वेब 2.0, इसको आप कह सकते हैं। और इसमें क्या था कि इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी डायनामिक पेजेस, डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स क्या होते हैं कि उसके कंटेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं यूज़र के रिस्पॉन्स पे, यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप उसका कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि PHP है, जावास्क्रिप्ट है, तो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे PHP है तो ये बड़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, आप इससे फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसका जो कोड है वो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद जो है वहीं से रिस्पॉन्स आता है, और फिर वो रेंडर करके जो ब्राउज़र है वो उसको रेंडर करके आपके सामने आउटपुट जो है वो दिखा देता है। तो ये इसकी वजह से बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, डाटा जो है वो क्लाइंट से सर्वर तक सेंड कर सकते हैं, और फिर जो सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको वापस क्लाइंट पे जो है वो ला सकते हैं। तो ये उसके अलावा फिर क्या है कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इनको, जो है वो बेसिकली इसमें जब आप इनको यूज़ करते हैं एज अ फ्रंट एंड, तो उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली जो डाटा इनके जो डिस्प्ले कर रहे होते हैं वो डाटा जो है वो डाटाबेस से आ रहा होता है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जो क्यूरीज हैं वो भी आप इनके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप बस क्यूरी लिखें, वो आपके सामने फॉर्म होगा, आप अपना इनपुट दें और क्यूरी लिखें, और उसके साथ ही जो है वो क्यूरी जो है वो सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट होगी, जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा वो मिलेगा, और वो जो ब्राउज़र है वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, उसके अलावा जो एक्सटेंडेड की बात कर रहे थे कि न्यू फंक्शनलिटीज आर बीइंग एडेड टू डीबीएमएस इन द फॉलोइंग एरियाज, जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जेनेटिक्स है, स्पेशल है, वेदर, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड एस्ट्रोनॉमी, XML। ये मैंने आपको बताया कि दिस इज़ वेरी पॉपुलर, जो एक डिफेक्टिव स्टैंडर्ड है। वेब पे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपने उसको उसको करना है और उसको इस तरह से करना है कि वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो किसी भी कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट या डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो, तो फिर आप बेहतर ही है कि आप उसको जो है वो XML फॉर्मेट में उसको उसको जो है वो डिस्प्ले उसको जो है उसमें फॉर्मेट करें से। इमेज स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ऑडियो एंड वीडियो डाटा मैनेजमेंट, टाइम सीरीज एंड हिस्टोरिकल डाटा मैनेजमेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इनको आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये रिसेंटली जो है इनमें से बहुत सारी जो हैं वो इमर्ज हुई हैं। और जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये टाइम सीरीज़ के आप इसमें कह सकते हैं कि टाइम सीरीज़ क्या होता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं कि कोई इवेंट हो रहा होता है तो उसको हम उसके साथ साथ हम उसका टाइम नोट करते जाते हैं कि किस टाइम पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या थी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल एक दे सकता हूँ, जिस तरह के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि कंपनी है, अगर आप उसका कभी उसका ग्राफ देखें तो वो बड़ा इस तरह से जो है वो इस तरह से ऐसे ऐसे जो है वो बड़ा अजीब सा जो होता है। थोड़ी आप उसकी डिटेल देखें तो उसमें क्या होगा कि उसमें क्योंकि वो डे वाइज इस तरह से यहाँ पे टाइम होगा, और यहाँ पे जो है वो स्टॉक की जो वैल्यू है
वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है वो होगी। तो वो ये बता रहा था कि टाइम के साथ साथ जो है स्टॉक की वैल्यूज कितनी जो है चेंज होती है, तो किस टाइम पे क्या वैल्यू थी, कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई। तो इस बेस पे आप इसको आप बड़े एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं प्रेडिक्शंस के लिए। और इसके लिए फिर क्या होता है कि आपको डाटा जो है वो चाहिए, हिस्टोरिकल डाटा चाहिए आपको, जो कि जब से आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया उस वक्त से जो है उस डाटा को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडिक्शन के लिए। जितना ज़्यादा डाटा आप यूज़ करेंगे उसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रोडिक्शन है उतनी एक्यूरेट होगी। तो the above gave rise to a new search and development in incorporating new data types, complex data structures, new operation and storage and indexing scheme in database सिस्टम। तो जाहिर बात है कि इनके आने से जो है जो हमारी बहुत ट्रेडिशनल सी अप्रोच है डेटाबेस की वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली हमारा डेटाबेस है वो मोस्टली जो है वो टेक्स्ट बेस होता है, टेक्स्ट या नंबर्स होते हैं उसके अंदर और डाटा जो है वो बहुत कम होता है। लेकिन अब आप देखें कि हमारे पास इमेज भी है और ऑडियो वीडियो टाइप डाटा भी है, और फिर जिस तरह से हम स्पेशल डाटा की बात करें, वेदर प्रोडिक्शन है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो रिसेंटली जो वेदर प्रोडिक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट हो गई है। बल्कि जो मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये होता है कि लोग जैसे ही घर से निकलते हैं तो वो उससे पहले अपनी ऐप को जो है वो देख लेते हैं कि उनकी वेदर ऐप क्या कह रही है, किस तरह का वेदर होगा। तो ये मेरे साथ अक्सर इस तरह से एक्सपीरियंस होता था कि चाइना में जब हम रहते थे तो वहाँ पे ये मसला था कि पता नहीं था चलता कि सडनली बाज़ का मौसम चेंज हो जाता था। तो एक दिन मैं जा रहा था, शाम का वक्त था, तो मैं खाना खाने जा रहा था, तो मैंने देखा कि अक्सर लोगों ने ना हाथ में छतरियाँ पकड़ी हुई हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है, आसमान क्लियर है और कोई ऐसी बात नहीं है, और ये लोग जो है ना ये छतरियाँ पकड़ के जा रहे हैं, अभी दोपहर का धूप ही नहीं है तो इस टाइम उन्होंने पकड़ी हुई है। तो मैं जब खाना खा के मैं वापस आ रहा था तो उस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, मैं भीगता हुआ घर पहुंचा। तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ये लोग जो है ना ये बड़ा सीरियसली लेते हैं जो अपनी वेदर ऐप्स जो है ना। तो जब ये सुबह तैयारी करके निकलते हैं, सुबह घरों से निकलते हैं, तो ये फिर उस हिसाब से फिर तैयारी करके निकलते हैं कि कैसा मौसम होगा, गर्मी होगी या धूप होगी या बारिश होगी, जो भी होगा, तो फिर उस हिसाब से तैयारी करके जो निकलते हैं। मैं नोट टू यूज DBMS। तो ये एक एक तरह से कह लेना कि होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने हर सिचुएशन में यूज़ करना है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जिसमें आपने देखना है कि आप क्या डेटाबेस यूज़ करना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं भी। अच्छा, उसमें एक फैक्टर जो है वो मेन इनहिबिटर्स कॉस्ट ऑफ यूजिंग डेटाबेस क्या है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पॉसिबल नीड फॉर एडिशनल हार्डवेयर। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसमें ये होता है कि जब आप कोई भी कंपनी ये प्लान कर रही होती है उसने स्विच करना है कि जो मैनुअल से उन्होंने जो डेटाबेस है उसको उसने स्विच करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि उनको जो एक उनका होता है कि उनकी जो इनिशियली उनको कोई ना कोई उनको इन्वेस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी। तो ये उस कंपनी ने मैनेज करना है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है। अगर तो वो इतनी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, ये ना हो कि वो काम शुरू कर दे और बाद में जाके उनको पता चले कि इतनी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उनके बजट से बाहर हो रही है। तो ये थोड़ा सा जो है वो उसमें मसला हो सकता है। और उसके अलावा क्या है कि ओवरहेड फॉर प्रोवाइडिंग जर्नैलिटी, सिक्योरिटी, कंकरेंसी, कंट्रोल, रिकवरी एंड इंटेग्रिटी फंक्शंस, और ये कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी कम्प्लेक्स है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने जर्नैलिटी प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी, कंकरेंसी, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी होनी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है कि वो इनिशियल कॉस्ट जो है उनकी और ज़्यादा जो है उनकी लीजिए। अब मैंने दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि मैंने DBMS मे बी अननेसेसरी इफ द डेटाबेस इन एप्लीकेशन आर सिंपल, well defined and not expected to change. If access to the to database by multiple users is not required. तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जब आपने डेटाबेस आपको नहीं चाहिए उस सूरत में जो है वो, अगर आप कोई सिंपल सी भी अगर आप कोई एप्लीकेशन बना लें या इवन आपको फाइल बेस्ड सिस्टम भी यूज़ कर ले तो वो भी आपके लिए जो है वो काफ़ी होगा। यानी कि ओवर किल नहीं होगा, तो ओवर किल करने की कोशिश ना करें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। उसमें यह है कि अगर आप सिंपल से आपका एक्सेल से काम चल सकता है तो आपको भी डेटाबेस एप्लीकेशन की जरूरत है वो नहीं है। मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूँगा कि आप जो आपका जितना आपका आपकी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्कोप है, तो उसमें ये है कि अगर आप जो है वो ये कर सकते हैं कि एक्सेल से काम चला सकते हैं तो फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप
डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो पूरी बनाए। तो ये इसमें जो है वो एक हो सकता है। व्हेन अ डीबीएमएस में बी इनफेसिबल in embedded system where a general purpose DBMS may not fit into the available storage। तो ये हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं कि ये आमतौर पे चिप्स होती हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम आप कहते हैं कि दिस इज इसको आप ये भी कह सकते हैं सिस्टम ऑन अ चिप। सिस्टम ऑन अ चिप का क्या मतलब है कि उस पर माइक्रो प्रोसेसर होता है, उस पर मेमोरी होती है और वो मतलब इनपुट आउटपुट भी उसमें होते हैं। मोस्टली इनका जो है वो कुछ जेनेरिक इंटरफेस नहीं होता, यानी कि इनको आप जो है ना वो कीबोर्ड माउस के जरिए इनको इनपुट नहीं दे सकते। ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं एक तरह से। और ये मोस्टली जो रियल टाइम एप्लीकेशन है जैसे गाड़ियों के अंदर लगे होंगे, यहाँ पे कि गाड़ी के उसके इंजन को कंट्रोल करने के, फंक्शनिंग कंट्रोल करने के लिए, तो उस तरह की एप्लीकेशन के लिए जो है ये होते हैं। तो वहाँ पे आपको डेटाबेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो रियल टाइम कोई डाटा स्टोर नहीं करना। इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने तो बस जो डाटा रिसीव करना है उसको उन्होंने प्रोसेस करना है और दैट्स इट। वो फौरी तौर पे आउटपुट देनी है। तो उसमें जो ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो रिस्पॉन्स टाइम मैटर करता है। रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होता है। अगर कोई डाटाबेस एप्लीकेशन आप उसमें करते हैं, उसमें अगर टाइम लग जाता है, तो फ़र्ज़ करें कि जिस तरह से होता है कि ये ABS ब्रेक्स आपने सुना होगा। अगर आप इसकी थोड़ी सी जो है इस सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी करें, ABS स्टैंड्स फॉर एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ये अक्सर जो मॉडर्न कार हैं इनमें इनमें ये ABS सिस्टम जो है वो लगा होता है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनको स्किडिंग से बचाता है। रोड अगर स्लिपरी है तो बजाय ये कि अगर आप चारों टायर एकदम से जैम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि गाड़ी जो स्लिप हो सकती है और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं कि ये इसके अंदर जो सिस्टम लगा होता है वो ब्रेकिंग जो है वो आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये कि एकदम से सारे टायर्स जो है वो जैम नहीं होते, बल्कि वो वन बाय वन कुछ टायर चलते रहते हैं, फिर वो कोड नीड के मुताबिक जो है वो ब्रेक लगती है और उस तरह से ये गाड़ी को फिर कंट्रोल में रखते हैं। तो अब ये जो सिस्टम है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है रिएक्शन टाइम, कि उसने फौरी तौर पे इनपुट लेनी है, फौरी तौर पे उसने जो है वो रिस्पॉन्स देनी है। अगर उसमें वो रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वो अभी एक सिचुएशन है और उसके लिए ब्रेक जो है वो 2 सेकंड के बाद लगा रहा है, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं। उतनी देर में तो हो सकता है गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी और फिर उसका जो है वो कोई फायदा नहीं। When no DBMS may suffice, if there are stringent real-time requirements that may not be met because of DBMS overhead। ये मैंने अभी एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी। दूसरी एग्जांपल इसमें यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम। ये टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि अब जो पहले अगर आप कभी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें क्या होता था कि मैनुअल स्विचिंग एक तरह से जो होती थी। नहीं, ये मेरे ख्याल में सुहेब का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसी तरह से ही है। सुहेब तुम्हारी मैकेनिकल जी सर, इंजीनियरिंग। जी सर हाँ, मैकेनिकल। और मेरे ख्याल में इसमें आप में से कोई ऐसा बंदा भी था जिसने कोई इलेक्ट्रिकल में कोई डिप्लोमा भी किया हुआ था। वो मोमिन अजहर। मोमिन, उसमें ये होता है कि वो मल्टीप्लेक्सर होते हैं, शायद उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। वो जब हम ऑपरेटर्स को कॉल करते थे तो वो स्विचिंग करते थे अगर हमने कोई हाँ, वो इंटरनेशनल कॉल स्विचिंग करना करते थे ना इस तरह है। तो अब ये है कि अब मोस्टली जो है ना वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज है। तो उसमें भी इस तरह से है कि जब आप कॉल करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब वो एक्सचेंज में जाती है तो उसमें ये मल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं। तो उसमें डिफरेंट होते हैं 2x10 मल्टीप्लेक्सर। मुझे एग्जैक्ट उसकी डिटेल जो है वो याद नहीं है। यहाँ 10x2 मल्टीप्लेक्सर होता है, इस तरह से कुछ चीज़ होती है कि उसमें 10 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में होता है कि 10x2 होता है। तो इस तरह से वो मल्टीप्लेक्सर जो है वो होते हैं कि 10 लाइन्स आ रही होती हैं, 2 जो है वो जा रही होती हैं, इस तरह से कोई होता है उसमें। अच्छा, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपने स्विचिंग करनी है। अब इसमें जो है वो क्या हो सकता है कि अगर आप DBMS यूज़ करते हैं तो उसका ओवरहेड इतना ज़्यादा होगा कि वो स्विचिंग में वो टाइम लगेगा आपको। क्लियर, अब जिस तरह से फ़ौरन कॉल बुलाते हैं और वो कॉल मिल जाती है तो इस तरह से फिर नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। तो इसके लिए जो है वो आप कह लें कि फिजिबल DBMS एप्लीकेशन जो है फिजिबल नहीं है। If the database system is not able to handle the complexity of data because of modeling limitations, ये भी हो सकता है जैसे जीनोम और प्रोटीन डेटाबेसिंग में। If the database user needs special operation not supported by DBMS, GIS and location based services, तो ये कुछ आप ये कह सकते हैं कि आप कह लें कि
ये ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें उसको उसको पॉसिबल नहीं है कि आप उसको जिस तरह से हम आगे चल के जो डिज़ाइन करेंगे तो उसको अभी कहने कि उसको उस तरह से डिज़ाइन करना उनको पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच चाहिए, वो ट्रेडिशनल डेटाबेस डीबीएमएस में वो ऑफर नहीं करते। तो फिर हम थोड़ा सा उसको आउट ऑफ बॉक्स देखते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली जो है वो एक नई जो है वो चली जिसको कि हम नो सीक्वल कहते हैं। ये नो सीक्वल के मतलब हम अगले चैप्टर में भी अगले नहीं सेकंड नहीं बल्कि थर्ड चैप्टर में जाके थोड़ी सी डिटेल से जो है वो बात करेंगे। तो ये अप्रोचेस किस तरह से डेवलप हुई थी, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हम ये ऑब्जर्व होना शुरू हुआ था कि बहुत सारा डाटा ऐसा होता है कि जो जो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर डाटा जो है वो नहीं होता। मोस्टली ये जो हमारी जो एक आप कहने के ट्रेडिशनल डीबीएमएस अप्रोच है, ये स्ट्रक्चर डाटा के लिए तो ठीक है, लेकिन जो नॉन स्ट्रक्चर डाटा है उसके लिए जो है वो ठीक है। उसके लिए फिर आप समझ लें कि जो अल्टरनेट है वो फिर क्या है, तो ये नो सीक्वल जो है इस तरह के डाटा बेसिस में ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है वो हमने इसमें देख ली हैं। तो ये अब हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। और मोर और लेस जो है उसमें ये है कि मैं थोड़ा सा जो एक और बात